जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। हमें सपोर्ट ज़रूर करें, आपके सपोर्ट की और आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और मेरे हाथ में एक पुस्तक है जिसका टाइटल है व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो क्या होता। इसकी राइटर है प्रियम गांधी जी, आज हमारे साथ हैं। वेरी वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। प्रियम जी, सबसे पहले तो आपने ये जो बुक लिखी है, ये आपकी कौन सी बुक है? मेरे ख्याल से कुछ चौथी बुक है आपकी। आपकी पहली 2019 में आई थी या? जी, पहली वाली 2019 में आई थी। दूसरी वाली 2021 जैन या ऐसे कुछ, देन नहीं, हाँ 2021, देन 2022 एंड नाउ 2024। तो आपने ये जो टाइटल डाला है व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, तो पहले मुझे ये बताइए कि आपने ये टाइटल क्यों चूज किया है। और टाइमिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्शंस आने वाले हैं जी, लोकसभा के। जी, इलेक्शन से ठीक 6 महीने पहले आप एक बुक रिलीज करती हैं इफ देयर वाज नो कांग्रेस। आई मीन, ये आपको इज इट पॉलिटिकली मोटिवेटेड या आपको कहा गया है ये कि आप ये किताब लिखिए इलेक्शन के टाइम पे ही रिलीज करिए आप? एक्चुअली ये किताब का मोटिवेशन तब आया जब विंटर सेशन 2022 ऑफ पार्लियामेंट, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत ही चार्ज्ड स्पीच में कहा था कांग्रेस ना होती तो क्या क्या होता। एंड इट वाज अबाउट 5 मिनट्स 7 मिनट्स ही स्पोक एक्सटेंसिवली कि ये इशू ना होता, ये इशू ना होता, एट्सेट्रा। तो तभी ये आइडिया आया। तो ये है 2022 में, हम जस्ट 24 एंटर किए हैं। टेक्निकली आई हैव रिलीज द बुक ऑन 1 Jan, तो 1 आध साल तो लग जाता है लिखने में और फिर एडिटिंग वगैरह। सो इट इज़ अ कोइंसिडेंस कि समय इतना ही लगता है हर बुक में, और ये अब इतने समय में अभी इलेक्शन भी है, तो ये टोटल इट्स अ कंप्लीट कोइंसिडेंस। मैं ये लिखने ही वाली थी इलेक्शन और नो इलेक्शन। इसकी अगर हम मतलब बुक का अगर हम एक ओवरव्यू आपसे समझना चाहें तो क्या है वो ओवरव्यू? अगर जो व्यूअर्स हैं अगर वो ये बुक लेना चाहें तो व्हाई शुड दे बाय इट? व्हाट आर दे गोइंग टू फाइंड इन द बुक? जी, तो एक तो द रीजन व्हाई द प्राइम मिनिस्टर स्पीच इंस्पायर्ड मी टू राइट दिस बुक इज ऑल्सो कि एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, और महात्मा गांधी अपने डेथ से 3 दिन पहले जो उनका अंतिम लेटर था, उस लेटर में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए और लोक सेवा संघ बन जानी चाहिए, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सो टेक्निकली ही वांटेड पंडित नेहरू टू बी द हेड ऑफ अ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो अब दो इंडिया के सबसे बड़े लीडर्स जो आज तक आए हैं, सबसे पॉपुलर लीडर्स महात्मा गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी, अगर दोनों का थॉट एक ही थॉट पे कन्वर्ज हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है कि कांग्रेस नहीं होनी चाहिए और ना होती तो इट डिमांड्स एंड वारंट सम इंटेलेक्चुअल स्पेक्यूलेशन कि ऐसा क्यों दोनों जन कह रहे हैं। तो ये किताब कोई पिकअप करेगा तो उनको पता चलेगा कि आज भी जो लाइव वायर्स जो बोलते हैं, इंडिया के जो इश्यूज़ है, कश्मीर में इश्यूज़ जो है, चाइना के साथ जो इश्यूज़ है, कम्युनल इश्यूज़ का जो जड़ है, सांप्रदायिकता का, हाँ, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कि माइनॉरिटी अपीजमेंट क्यों होता है या इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में क्यों वक्त लग गया। तो ये सारे जो इश्यूज़ है, खालिस्तान का इतना बड़ा मुद्दा आज भी है, तो ये सारे इश्यूज़ कांग्रेस के वक्त क्रिएट हुए हैं। तो ये सारी इश्यूज़ की बैक स्टोरीज रीडर्स को मिलेगी। तो आप एक तरीके से ये कह रही हैं कि इस देश के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, चाहे वो कश्मीर का जो विवाद है, चाहे चाइना के साथ हमारा अक्साई चिन का मुद्दा हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में जो हमारे उनके साथ जो क्लैशेस हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ये सारे के सारे इश्यूज जो है इस देश के मेजॉरिटी ऑफ द जो मेन कंसर्निंग इश्यूज हैं विच गिव स्लीपलेस नाइट्स टू अ लॉट ऑफ पीपल इन साउथ ब्लॉक, ये सारी की सारी कांग्रेस की ही क्रिएशन है। अगर कांग्रेस नहीं होता तो ये इश्यूज भी नहीं होते। तो 55-60 साल तो उन्होंने रूल किया है, उसमें से भी ज़्यादातर उनकी फैमिली ने रूल किया है, तो और किसने क्रिएट किए इश्यूज? उनका अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। अगर उन्होंने कंट्री को हेड किया है तो उस समय के जो इश्यूज पैदा हुए हैं तो दैट इज देयर अकाउंटेबिलिटी, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। फिर ये भी बात होती है ना कि आप ये कहते हैं चले ठीक है कांग्रेस नहीं होती तो कोई और पार्टी होती,
और वो जो भी पार्टी होती, इस बात की क्या एश्योरेंस है कि वो पार्टी इन इश्यूज़ को उतने अच्छे से डील कर पाती या उतनी बुरी तरीके से ही डील करती जिस तरह से कांग्रेस ने किया? मतलब इस बात में एक इनहेरेंट एक कॉन्ट्राडिक्शन तो है ना? या सो ऑब्वियसली, बट अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख ले कि जो रेवोल्यूशनरी सेक्शन थी तब के कांग्रेस में, जिनकी हिस्ट्री और कंट्रीब्यूशन फ्रीडम मूवमेंट में बिल्कुल दबाया गया है, अंडर द कार्पेट पुश किया गया है, जैसे कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज से इंस्पायर्ड थी, जो विवेकानंद जी की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड थी, सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस, दिस एंटायर आर्म, उनकी पूरी कंट्रीब्यूशन, Lal Bal Pal, that full contribution of that section of the Congress is fully pushed under the carpet. Whitewashed. Yeah. So if there was a party headed by this type of ideology, 100% that they would have a more nationalist approach to dealing with issues. Or, kilometers and kilometers of land ऐसे दान में नहीं दे देते हमारे colonizers और enemy countries को. Definitely. So मान लेते हैं कि if कांग्रेस पार्टी को सत्ता हस्तांतरण नहीं होता, वो सत्ता हस्तांतरण हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिल जाता जी। तो डू यू बिलीव कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में आज, इसमें से 90% प्रॉब्लम्स नहीं होती? आज अक्साई चिन्ह भारत में होता, कश्मीर डेफिनेटली जो लैंड लॉक के, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी हम नहीं देते अगर बोस की लीडरशिप में ये सब डिस्कशन होता, प्लस जो गिलगिट हमारे पास होता, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हमारे पास होता, ये जो पार्टीशन इतना रश किया गया, इतना ब्लडी हुआ, अनऑर्गेनाइज्ड, विदाउट एनी प्रॉपर सिक्योरिटी, ऐसा होता ही नहीं. व्हाट वाज द हरी? वो माउंटबैटन आए और विद इन 3 months पार्टीशन करके चले गए. हरी क्या था? तो हाँ, आपने ये बात सही की, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो गवर्नमेंट थी बाचा खान की, खुदाई खिदमतगार, वो सारे वहाँ पे पावर में थे और उनको हमारे यहाँ सीमांत गांधी भी कहा गया. दे हैड डिसाइडेड यूनानिमसली कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते जी. नेहरू जी ने उनको फोर्स किया था, एंड ही कंप्लेन्ड टू द गांधी एंड सेड कि यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स. सो आई विल टेल यू अ लिटिल बिट ऑफ अ बैक स्टोरी, जो किताब में भी है कि तब का जो रूल था कि आपको कौन से प्रोविंस के साथ जुड़ना है, इंडिया या पाकिस्तान, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो वोट करके डिसाइड कर दे. तभी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में. ऑब्वियसली दे वुड हैव वोटेड फॉर इंडिया, लेकिन सिर्फ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए उन्होंने वो रूल बदला कि नहीं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट चूज, हम यहाँ प्लेबिसाइड करेंगे. यहाँ दिस इज द बर्थ ऑफ द प्लेबिसाइड ऑल्सो. फिर खान अब्दुल गफ्फार खान ने बोला हमें इंडिपेंडेंट बनना है, पाकिस्तान के साथ तो जाना ही नहीं है. वो इंडिपेंडेंट के लिए भी माउंटबैटन ने मना कर दिया कि हम वो ऑप्शन नहीं देंगे प्लेबिसाइट में, या तो इंडिया या तो पाकिस्तान. तब गांधी जी माउंटबैटन को मिलने गए थे पार्टीशन का कंसेंट देने. उस कॉन्वर्जेशन में गांधी जी का मौन व्रत था. चिट्ठी पे लिखा कि खान अब्दुल गफ्फार खान का कहना है कि आप गवर्नर को डिसमिस करो, आपको ठीक लगे तो प्लीज़ गवर्नर को डिसमिस कर दो, नंबर 1. नंबर 2, खान अब्दुल गफ्फार खान चुनाव नहीं लड़ेंगे प्लेबिसाइट में, आपको कोई इशू नहीं आएगी. विदाउट कंटेस्टिंग वी गेव अवे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस टू पाकिस्तान, हैंडेड इट एज अ गिफ्ट. पंजाब में भी जो है यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी और वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे. बलूचिस्तान में दे हैड बोथ लोअर हाउस एंड अपर हाउस. उन्होंने सबसे पहले अप्रोच किया था खान ऑफ कलात, ही अप्रोच्ड नेहरू कि हम भारत के साथ विलय करना चाहते हैं, और नेहरू ने मना कर दिया ये बोल करके कि वो बहुत दूर है जी बलूचिस्तान हमसे जी. तो डोंट यू थिंक कि बलूचिस्तान अगर उतना दूर था, ठीक है, तो पाकिस्तान का तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा दूर थे. वही, जब जिन्ना सपना देख सकते हैं एक ब्रिज कनेक्ट करने को ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, तो हम हमारे लैंड को अपने पास रखने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं डिवाइस कर सकते. आप कश्मीर का भी इशू देख लीजिए, ऐसे हर प्रोविंस में उन्होंने किया है. देयर वॉज नो रीज़न टू डिले एक्सेशन डिले करने का कोई अर्थ ही नहीं था उस वक्त. महाराजा तो कब से रेडी थे. आचार्य कृपलानी जी तो मई 1947 में गए थे, तब महाराजा ने उनको बता दिया था कि प्लीज़ मेरा एक्सेशन एक्सेप्ट कर दीजिए.
तो उनकी नेहरू जी ने कंडीशन रखी ना कि आप शेख अब्दुल्ला को रिलीज़ करिए, उनको सब करता धरता बनाइए, प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, फिर ही हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये डीले तो नेहरू जी की साइड से था, महाराजा की साइड से नहीं था, जो अभी तक हमें बताया गया है। और महाराजा के साथ हमने जो किया, महाराजा ऑफ कश्मीर हरी सिंह जी वॉज द फर्स्ट पर्सन जो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की इंडिया की जी। और महाराजा हरी सिंह को इस तरह से इस देश में विलेनाइज किया गया कि एज इफ कि महाराजा तो भारत में मिलना ही नहीं चाहते थे। और जब जून 1947 में माउंटबैटन महाराजा को मिलने गए, तब वो माउंटबैटन को अपनी कन्वर्टेबल गाड़ी में लेने गए। ही वॉज ड्राइविंग, महाराजा वॉज ड्राइविंग। उसी कॉन्वर्जेशन में माउंटबैटन ने महाराजा को पहली चीज़ क्या बताई कि मैंने इंडियन लीडर से बात कर ली है, अगर आप पाकिस्तान से जुड़ना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इतना महाराजा ने सुना और समझ गए कि ये चाह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं। उसके बाद महाराजा वेंट मिसिंग। माउंटबैटन एंड हिज फैमिली 3-4 दिन थे कश्मीर में। महाराजा ने उनको फिशिंग ट्रिप पे भेज दिया, इधर उधर के प्लान बनाए, वो उनसे मिले नहीं। वही मेंटेन करते रहे कि मैं आपको लास्ट दिन पे मिलूंगा आपके निकलने से पहले। और लास्ट दिन पे महाराजा ने मैसेज भेजा, मेरा पेट खराब है, मैं आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि वो तभी समझ गए कि ये तो चाहते कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, तो उनको तो चाहना ही नहीं था। ही डिड नॉट वांट टू गो टू पाकिस्तान। उनके प्राइम मिनिस्टर जो सुभाष काक, उनको तो अरेस्ट करवाया क्योंकि ही वाज नेगोशिएटिंग विद मुस्लिम लीग। जी। अब महाराजा के बारे में ये भी है कि महाराजा को दोबारा कश्मीर में आने भी नहीं दिया। मतलब महाराजा को कश्मीर से, उनकी अपनी रियासत से देश निकाला दिया जी। और महाराजा डाइड अ वेरी सैड मैन इन बॉम्बे। एब्सोल्युटली। एंड इवन ही न्यू कि कबालीज आए हैं, उनका टारगेट श्रीनगर एयरपोर्ट होगा, श्रीनगर एयरफील्ड होगा। रोड्स तो चले गए पाकिस्तान, सब पाकिस्तान में। रेलवे नेटवर्क पाकिस्तान के पास चला गया है। भारत में अगर सेना आनी है भारत से, या सप्लाईज आनी है, या डिफेंस सप्लाईज आनी है, तो वो रास्ते से आ सकती है जो विंटर में बंद हो जाएगा। उनको पता था कि ओनली श्रीनगर एयर स्ट्रिप विल प्रोवाइड अ वे फॉर सप्लाईज टू कम। तो उन्होंने महाराजा ऑफ पटियाल यादवेंद्र सिंह को पहले से खुफिया चिट्ठियों से रिक्वेस्ट करके रखा था कि आप गन्स भेजिए, आदमी भेजिए। तो महाराजा ऑफ पटियाला ने गन्स भेजे उनको, और जो लोग गन्स लेके गए उनको उधर ही रख दिया कि अब मेरे साथ लड़िए आप। सो दिस इज इससे ज्यादा पेट्रियोटिक क्या हो सकता है। और महाराजा के बारे में कभी भी, अच्छा, एक मेजर जनरल अकबर खान पाकिस्तान आर्मी के उस समय के मेजर जनरल थे, उन्होंने एक बुक लिखी है रेडर्स इन कश्मीर, विच इज़ पब्लिश्ड इन पाकिस्तान। अब वहाँ पे भी अब पब्लिश नहीं होने देते, तो हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे, हमारे पास एक कॉपी थी, तो हमने उसे कई सारी कॉपीज़ बनवाई रेडर्स इन कश्मीर में। उसमें मेजर जनरल अकबर खान ने खुद लिखा है कि जब वहाँ से जो रेडर्स आए, जो अफ़गान थे या कबायली थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ से जो रेडर्स आए वो उन्होंने रेप किए कश्मीरी औरतों के, उनकी इज्जत लूटी, पैसे लूटे, जेवर लूटे। मतलब एंड ही सेड कि हम कश्मीर हमारे पास आज नहीं है, जो इंडिया के पास कश्मीर है, पाकिस्तान के पास तो कश्मीर है ही नहीं जी, 1 इंच भी नहीं है। वैली पूरी इंडिया में बिल्कुल। व्हाट दे हैव इन कोटली एंड ऑल दीज प्लेसेस, वो जम्मू का एक्सटेंशन है, और गिलगित है, और गिलगित का एक्सटेंशन, लद्दाख का एक्सटेंशन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है। तो ही सेड कि हमारे पास कश्मीर इसलिए नहीं है बिकॉज ये रेडर्स जो थे, दे वर नॉट मोटिवेटेड बाय रिलीजन और नेशनलिज्म, दे वर मोटिवेटेड बाय लूट। एंड यू नो व्हाई दे हैड टू गेट द ट्राइबल रेडर्स। ओरिजिनल प्लान जिसका नाम ऑपरेशन गुलमर्ग था, उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स जो पाकिस्तानी आर्मी में है वो लड़ने वाले थे। इज राइट। लेकिन वो मेजर कलकट, जनरल कलकट के हाथ पे वो लेटर लग गया। वो आके बलदेव सिंह को बताया कि ऐसा प्लान है, तो डर के मारे ब्रिटिशर्स ने बैक सीट लिया कि हम बैक से कंट्रोल करेंगे, एंड दे सेंट कबायलीज इंस्टेड। और गिलगित स्काउट्स को भी जो भड़काया था वो तो मेजर ब्राउन ने भड़काया था ना, एंड ही फॉट अलोंग विद द यू नो जो म्यूटिनी हुई थी जी, वो मेजर ब्राउन लेड म्यूटिनी थी, और ही लेड इट एंड ही गॉट एन अवार्ड फॉर इट, मोस्ट एक्सॉल्टेड ऑफिसर अवार्ड ही गॉट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अगर उन्होंने
ब्रिटिशर्स से अगेंस्ट के विशेष के अगेंस्ट कुछ किया तो उनको अवार्ड क्यों मिलेगा? उनकी ब्रेवरी जो उन्होंने गिलगिट गवर्नर को पकड़ा और फिर हैंड ओवर किया पाकिस्तानी को, ओवरनाइट रुके कि पाकिस्तान से कोई आए, तो ये तो आर कॉलोनाइजर्स वांटेड दैट, क्योंकि गिलगिट में उनके 3 वो न्यूक्लियर स्टेशंस थे ना, कि एक सीस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन और 2 अकूस्टिक स्टेशंस थे जो न्यूक्लियर सोवियत के न्यूक्लियर टेस्ट को मॉनिटर कर रहे थे। और रोज़ का रोज़ वो डेटा यूएस गवर्नमेंट एंड यूके गवर्नमेंट को जाता था, तो बिकॉज एवरीबडी वॉज इन द रेस फॉर द एटम बॉम्ब एट दैट टाइम, तो वो रीजन उनके कंट्रोल में रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, गिलगित बाल्टिस्तान का। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि नेहरू जी, जिन्ना एंड ब्रिटिशर्स, they were actually on one side, Of course. on the same side. I mean, Nehruji is himself saying I am the last Englishman to rule India. तभी उनको पता नहीं था कि उनके परिवार भी ऐसी ही निकलेगी, लेकिन तब तो उनको लगा था ना कि he is the last Englishman to rule India. He is. I mean, that at that time he was. Now तो his dynasty is all like that as well. इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। अगर हम ये देखते हैं कि अगर जब हम बात करते हैं व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, तो सुप्रिया श्रीरेत जी हैं और जो इनके सारे स्पोक्स पर्सन्स हैं जो आजकल ट्विटर पे एक्टिव हैं, जाग गए हैं 10 साल बाद कि ट्विटर भी कोई चीज़ है जी, तो ये ट्वीट करते हैं जैसे ही कुछ इसरो का चंद्रयान जाता है या मंगलयान जाता है, या अभी जैसे आदित्य जो है सन की मॉनिटरिंग के लिए इसरो ने भेजा, तो बार बार वो फिर नेहरू जी को याद करते हैं कि नेहरू जी ना होते तो आईआईटीज ना होती, आईआईटीज ना होती तो इसरो ना होता जी, इसरो तो मतलब हर चीज इस देश में जो हो रहा है, कंप्यूटर आया तो राजीव गांधी जी लेके आए। हाँ। जैसे राजीव जी ना होते, जिन देशों में राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे वहां कंप्यूटर नहीं गया, ठीक है, और जिन देशों में नेहरू जी नहीं थे उन देशों में कोई स्पेस में कोई काम ही नहीं हुआ। तो ये फिर आर्गुमेंट ये भी आएगा ना कि अगर कांग्रेस नहीं होती, नेहरू जी नहीं होते, तो फिर ये इसरो और ये सारे भी ना होते। देखिए, ये मैं बहुत सोचने के बाद, ये रिसर्च करने के बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहती हूँ कि नेहरू जी एज एन इंग्लिशमैन जो यूके गवर्नमेंट कर रही है या दूसरी वेस्टर्न सोसाइटीज़ कर रही थी या सोवियट्स कर रहे थे, उन्हें रेप्लिकेट करने की कोशिश की उन्होंने, क्योंकि उनको स्टेट्समैन बनना था, ग्लोबल स्टेट्समैन। दैट वाज हिज ड्रीम एट दैट टाइम। तो उन्होंने उस दिशा में पॉलिसी मेकिंग सोचा, ये नहीं सोचा कि हम गरीब देश है, हमें ग्राउंड अप से शुरू करना है, हम कभी सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन हुआ करते थे, उस सिविलाइजेशन को फिर से कैसे जागृत करे, इस एंगल में सोचा ही नहीं। ऐसे ही सोचा कि मैं क्या कर लूँ जिससे अमेरिका वाले इम्प्रेस हो जाए, यूके वाले इम्प्रेस हो जाए, सोवियट्स मेरे से इम्प्रेस हो जाए। तो उन्होंने ये सब सेटअप किया। लेकिन आप मुझे बताइए, कॉलेज का क्या काम जब आप प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो? बेसिक क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। अब तो जावेद अख्तर जी भी कंप्लेन करते हैं कि नेहरू जी की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पे काम नहीं किया। उन्होंने जो 5 ईयर प्लान था हमारा, तो कुछ 66 की डेडलाइन रखी थी कि इस समय तक प्राइमरी एजुकेशन का पूरा स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया उस पर, डेडलाइन मिस हो गई। फिर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई कि क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उस कॉन्फ्रेंस में पता चला कि तब के टाइम पे 330 करोड़ रुपए लगेंगे ये प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम सेटअप करने के लिए। तो नेहरू जी ने फिर क्या किया, छोड़ दो, गांव के हाथ में दे दिया, लोकलाइज कर दिया कि योर डिस्ट्रिक्ट यू आर रिस्पॉन्सिबल, योर डिस्ट्रिक्ट यू आर रिस्पॉन्सिबल। अब जो डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेटेड लोग रहते हैं वो लोग ने सिस्टम अच्छे से सेटअप कर लिया। जिस डिस्ट्रिक्ट गरीब है, पैसे नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, जहाँ एजुकेटेड पीपल आर नॉट देयर, दे डिड नॉट केयर। इवन टुडे वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ क्योंकि हम वो स्ट्रक्चर को इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहे। इतना पुअर और इतना वल्नरेबल स्ट्रक्चर है हमारे प्राइमरी एजुकेशन का। प्रधानमंत्री ने एक चीज़ ये कही थी कि मनरेगा को जब बंद करने की बात आई और लोकसभा में बवाल हो रहा था कि आप मनरेगा को बंद करने वाले हैं, आप मनरेगा को, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम मनरेगा को बंद नहीं करेंगे, हम मनरेगा का बजट और बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम क्या, और उन्होंने कहा कि मैं ये ढोल लेकर के इस देश के कोने कोने में जाऊंगा कि कांग्रेस का जो 70 साल का विकास था वो ये था कि इन्होंने देश के लोगों को मिट्टी ढोने पे जो है लेके आए 70 साल में कि मनरेगा पे तुमको 100 दिन मिट्टी ढोना है,
ये इन्होंने विकास किया 70 साल में, तो बोले हम क्यों बंद करेंगे इसको? ये तो कांग्रेस की इनकॉम्पिटेंस का, कांग्रेस के फेलियर का सबसे बड़ा शाकार है ये। Exactly. Look at IIT. Nehruji has started one IIT, one AIMS. How many has प्रधानमंत्री मोदी started? 12 से ज्यादा। हाँ, 15 शायद। 15। Yeah. So that is the difference कि सिर्फ सोचने पे तो दुनिया बदल नहीं जाती है ना, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। प्राइमरी एजुकेशन पे भी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत काम किया है। जी। और उन्होंने जो, जैसे हम देखते हैं गुजरात में भी व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर, आप तो बेहतर जानती होंगी मुझसे कि प्राइमरी एजुकेशन में वहाँ पे उन्होंने कितना काम किया। जी। बच्चों ने एज अ चीफ मिनिस्टर उनका मंदिर बनवाया था। हाँ, द लिटिल गर्ल्स। Absolutely. So he has done it. There's no doubt that Prime Minister Modi ने प्राइमरी एजुकेशन में बहुत लीप्स किए हैं। लेकिन मेरा कहना ये था कि कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट जो पहले के इनके थे, उन्होंने इतना बुरा स्ट्रक्चर एक तो तैयार किया, और सेकंड जो फंड्स लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक वगैरह से, वहाँ पे टीचर हायरिंग की जो क्वालिटी, मेरिट बेस्ड जो होता है, what the quality of the teacher should be, वो भी इतना डाउनग्रेड कर दिया as against those funds कि मतलब the structure is so weak कि उसे बस स्ट्रेंथन करने में बहुत वक्त लग जाएगा, और भी काफ़ी डेकेड्स जाएंगे प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। अंग्रेज़ों के 150 साल 200 साल का जो भी रूल था इंडिया में, उस टाइम पे हम देखते हैं कि इंडिया में कन्वर्जेंस इतने नहीं हुए थे क्रिश्चियनिटी में। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई खुद से कन्वर्ट होना चाहता है, दे कैन चूज विच फेथ दे वांट टू फॉलो। बट कांग्रेस की जो 70 साल की गवर्नमेंट रही है, और स्पेशली जो पिछले सोनिया गांधी लेड कांग्रेस स्पेशली जो रही है, इस सोनिया गांधी लेड कांग्रेस में हम देखते हैं पिछले 25 साल में इतने मास कन्वर्जेंस हुए हैं इस देश में, स्पेशली इन द स्टेट्स दैट वर रूल्ड बाय कांग्रेस, चाहे वो साउथ में हो, नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस ने रूल किया है वहाँ पे ट्राइबल्स में इतना मास कन्वर्जन कैसे हो गया। एंड डोंट यू थिंक कि यार जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो सोनिया गांधी लेड कांग्रेस ने पिछले 25 साल में किया है? बिल्कुल। देखिए, ये तो उनके खुद के परिवार को पता था कि जो संस्थाएं आरएसएस जैसी जो हिंदुओं के कॉज के लिए काम करती आई है, करती रहेगी, कर रही है, उन संस्थाओं के साथ अगर बैकडोर चैनल भी, अगर राजीव जी जब बात कर रहे थे तभी भी इंदिरा जी ने राजीव जी को खुद कहा है कि प्लीज़ सोनिया जी के सामने बात मत कीजिए, क्योंकि उनको बहुत हेट है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और उनके कॉजेज़ के लिए। वो खुद के परिवार को भी पता था कि शी इज़ एंटी हिंदू सिविलाइजेशन, लेट्स पुट इट दैट वे। दूसरी चीज़ ये कि अपीजमेंट कर करके वो समझ गए कि आगे आने वाले सालों में वही इनका कोर वोट बैंक है। आज आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो व्हाटएवर यात्रा जो चला रहे हैं, न्याय यात्रा, वो देख लीजिए, हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में बस फटाफट स्पीड होके पास हो जाती है, माइनॉरिटी एरियाज में रुक जाते हैं, व्हीकल के ऊपर बैठते हैं, वेव कर रहे हैं, वहीं पे क्राउड गैदर हो रहा है। ये उनकी वोट बैंक है, और वो वोट बैंक ओवरनाइट नहीं बनी है, सालों साल, डेकेड्स फ्रॉम डेकेड्स टू डेकेड्स दे हैव कल्टिवेटेड दैट वोट बैंक। ममता बनर्जी इज डूइंग द सेम थिंग। सो केरला वही हो रहा है, केरला में स्लीपर सेल्स को कल्टिवेट करते हैं, माइनॉरिटीज़ को वोट बैंक को कल्टिवेट करते हैं, और इसमें अनरीजनेबल डिमांड्स भी फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर है, उनके ऊपर जितने अटैक्स हो रहे हैं केरला में, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि किसी भी गवर्नर के साथ इस तरह का बिहेवियर हमने हिस्ट्री में देखा नहीं था कभी जी। जो, और ही इज कमिंग डाउन ऑन द रोड, ही इज चेजिंग द गून्स, एंड वीडियोज आर बीइंग मेड जी, और वो कंप्लेन कर रहे हैं। एंड कांग्रेस पार्टी और ये लोकतंत्र का जो एक डेमोक्रेसी का एक कांग्रेस के साथ एक चोली दामन का साथ है कि भाई हम डेमोक्रेसी के साथ हैं। बीजेपी तो फासिज्म पे चल रही है ना, संघ तो फासिस्ट है, ये डेमोक्रेट्स हैं। तो ये जो डेमोक्रेट्स हैं, तो ये क्या ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं? जिस तरह की भाषा के साथ प्रधानमंत्री मोदी को बुलाते हैं कि चौकीदार चोर है, मुझे नहीं याद है कि संघ ने या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार के समय, जिस समय 2G घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाले
कोल घोटाले, और ये 72,000 करोड़, जी 1,72,000 करोड़, 40,000 करोड़, मतलब इसमें होते थे घोटाले, जी इस साइज के, इस वॉल्यूम जी। के। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने या इनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी इस तरह से मनमोहन सिंह के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जी देखिए, इसमें गलती आरएसएस जैसी संस्थाएं, बीजेपी, इनकी है कि वो समझ नहीं पा रहे जो कांग्रेस अभी भी सामने सामने बोलती है। राहुल गांधी आज भी देश देश में जाके बोलते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, उनका सेपरेटिस्ट एजेंडा ही है, और ये हमें आज समझ जाना चाहिए कि जैसे उन्होंने खालिस्तान के साथ मांग जो जिसको फायर में आग लगाई इलेक्शन जीतने के लिए, आज अगर वो केरला में भी वही आग लगाएंगे, कहीं और वही आग लगाएंगे, क्योंकि उनका यही एजेंडा है कि एवरीथिंग शुड बी सेपरेट। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने तो लेटर में लिखा है सैफर्ड क्रिप्स को 1946 में कि बैल्कनाइज कर दो इंडिया को। तो एजेंडा ही ये है, तो हमें समझ जाना चाहिए। अब कितना हमें समझाए। जीवीएस सिद्धू ने बुक लिखी थी। जीवीएस सिद्धू रॉ में थे, स्पेशल सेक्रेटरी थे, द खालिस्तान कंस्पिरेसी। मैंने उनका वीडियो भी किया था उस समय, एंड आई नो हिम, ही इज़ लाइक अ फादर फिगर टू मी। जीवीएस सिद्धू से जब मैंने बात की, और उनकी बुक में भी ये डिटेल में लिखा हुआ है कि जब उनको पहली बार कनाडा भेजा गया और ये बोला गया कि आप खालिस्तान को जाकर के कवर करो, देखो खालिस्तान, तो जीवीएस सिद्धू सेट कि यार मैं तो बहुत सरप्राइज था, क्योंकि खालिस्तान जैसी कोई चीज़ तो एग्जिस्ट करती नहीं थी जी। तो मतलब मैं क्या करूँगा वहाँ जा करके जी। ही सेट कि बट स्टिल आई वेंट देयर। और वहाँ पे जोड़ मेला होता था। जोड़ मेला बोलते हैं कि हिंदूज और सिख एक साथ गुरुद्वारे जाते थे, बिल्कुल उसको जोड़ मेला बोलते हैं। तो क्या जोड़ मेला का कल्चर था पंजाब में, दुनिया भर में। तो जैसे कि ग्रेजुअली ये होने लग गया कि सिख, कहीं वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर फॉर खालिस्तान, ही ट्राइड टू स्पीक अबाउट द कॉज, कि खालिस्तान के बारे में गुरुद्वारे में वो बोलने के लिए कोशिश की उसने, तो गुरुद्वारे में बैठे हुए सिखों ने उसको 2 मिनट नहीं बोलने दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। बिल्कुल। तो कहते हैं कि यार फिर ये क्या हुआ। तो बेसिकली जो था कि भाई जो पंथिक पॉलिटिक्स है अकाली दल की, वो पंथिक पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए यहाँ पे संजय गांधी और ये कमलनाथ और ये सारे लोग यहाँ पे दिल्ली में इंटरव्यूज कर रहे थे कि सबसे मोस्ट रेडिकल सिख जो है हमको चाहिए, प्रीचर जी। तो मेहता चौक गुरुद्वारा है दमदमी टकसाल में, वहां पे ये भिंडरावाले वॉज द ग्रंथी देर, तो ये कि उसको बुलाया गया। तो उसको खुद कमलनाथ ने और संजय गांधी ने इंटरव्यू करके शॉर्टलिस्ट किया कि यही बंदा चाहिए हमको। हाँ, और वो उनका रेफरेंसेस मैंने बहुत यूज किया है बुक में सर का। और एक तो उनको प्रमोट किया फंड्स वगैरह देके। अब प्रॉब्लम क्या था कि संत भिंडरावाले तब बोल नहीं रहे थे कि मुझे खालिस्तान चाहिए। कोई पूछेगा तो बोलते थे कि बीबी आके मेरी झोली में रखेगी खालिस्तान तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन तब डिमांड नहीं कर रहे थे कि मुझे खालिस्तान चाहिए। ये उनके लिए दूसरा प्रॉब्लम था। तो उन्होंने दल खालसा भी इरेक्ट किया। उसकी पहली कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने ही फंड की है, दल खालसा की। और दल खालसा का तो एक ही डिमांड था, खालिस्तान। आज भी वही डिमांड है। और 77 में जब इलेक्शन हारे इमरजेंसी के बाद, और बीजेपी और जनता पार्टी और अकाली दल ने गवर्नमेंट बनाई, तब ज्ञानी जैल सिंह के जब सब करप्शन के जो इश्यूज थे, वो तो लंबी दास्तान है। हाँ, वो सब उन्होंने इंक्वायरी बिठाई थी, तो उनका भी इसमें मोटिवेटेड इंटरेस्ट था कि इनकी गवर्नमेंट को गिराओ। संजय गांधी ने तब इंदिरा गांधी जी को बताया था कि वी विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन ऑन दिस नैरेटिव कि वी आर प्रोटेक्टिंग मॉडरेट्स एंड हिंदूज फ्रॉम मिलिटेंट सिख्स, कि हम ये मुद्दे पर अगला चुनाव जीतेंगे। हम आतंकवादी सिखों से आपकी रक्षा कर सकते हैं, हिंदुओं की और मॉडरेट सिखों की। तो आप हमको पावर में लेके आए। और ये पंथिक पॉलिटिक्स जो है, बिकॉज उनको ये था कि भिंडरावाले बिकेम अ बिगर नेम देन एसजीपीसी, तो उससे बड़ा नाम। और वो नानक निवास में रहने लग गया, गोल्डन टेम्पल में। एंड उसके साथ ये भी था कि जो डीआईजी थे वहां पे उस समय के, अटवाल, उनको गोली मार करके गोल्डन टेम्पल के दरवाजे पे फेंक दिया। और 24 घंटे तक कोई उस लाश को उठाने नहीं आया, इतना डर था। और वो क्यों नहीं आया उठाने? बिकॉज उनको उठाने दिया नहीं गया, डिलिबरेटली मना किया कि कोई नहीं जाएगा, सो दैट भिंडरावाले का वो फियर क्रिएट हो लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद अच्छा, भिंडरावाले को अरेस्ट किसने किया?
इकबाल सिंह लालपुरा ने, इकबाल सिंह लालपुरा जो अभी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है भारत के, तो इकबाल सिंह लालपुरा इज द ओनली पुलिस ऑफिसर। एंड मैं जब इकबाल सिंह लालपुरा से मिला, मैंने कहा यार आप कैसे अरेस्ट किया आपने? ही सेड यार मैं था, मेरे साथ 2 कांस्टेबल थे, हम गए उसको उठा ले आए, कि कोई फोर्स नहीं। कहते हैं कि he was made to look like larger than life. So Mr. Cow तो फर्स्ट प्रपोज ऑपरेशन सनडाउन ना, कि जब वो सरमन दे रहे हैं 2 हेलीकॉप्टर आएंगे, रोप से थोड़ा लो फ्लाइंग, रोप से स्पेशल जो हमारी सिक्योरिटी टीम्स है नीचे जाएगी, उठा के लेके आएगी। वो पहला प्रपोजल था, you know, which was turned down because it was not fitting. They had to make it bloody. They had to make it bloody to enforce the माँ दुर्गा अवतार, कि मैं दुर्गा हूँ और मैं सबको बचाऊंगी। और ये जो कमिटमेंट था संजय गांधी का इंदिरा गांधी जी को कि इस मुद्दे पर इलेक्शन जीतेंगे, सेविंग हिंदूज एंड मॉडरेट सिक्स फ्रॉम मिलिटेंट सिक्स, वो तो ये सब इशू क्रिएट करने से पहले कमिटमेंट किया था। तो they had to create these issues. They had to have a bloody operation. They did it on a day of a festival. The Operation Blue Star was carried out on a festival day, जब ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल पॉपुलेशन गई हो गुरुद्वारे में। ये तो टॉपिक ही बहुत वो है, इसमें तो हम कई 1 घंटे डिबेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, नॉर्थ ईस्ट में जैसे भी हमने रिसेंटली मणिपुर में वायलेंस देखा, ये इनएविटेबल नहीं था बिकॉज जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, कि जो ट्राइबल्स थे जिनकी अपनी खुद की हजारों साल पुरानी उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनके अपने फेथ है, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, आपने वहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो है कि प्रीस्ट को आपने इतना एम्पावर किया, इतना घुसाया कि अब वो पॉपुलेशन डिवाइड हो गई है इन 2 डिफरेंट है, ट्राइबल्स ही सारे, ठीक है। लेकिन अब एक फॉरेन रिलीजन आपने लाकर वहां पे इंट्रोड्यूस किया है पिछले 25 साल में, उसके साथ जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उसके वजह से जो एनिमोसिटी बढ़ी है, तो ये मणिपुर का जो वायलेंस है, ये कांग्रेस की ही देन नहीं है। ये मॉडल ही उनका ये है ना कि अगर हिंदू और कोई और मुसलमान नहीं झगड़ेंगे तो फिर वो मुसलमानों में भी 2 सेक्ट बनाकर झगड़ाएंगे। उनका मॉडल ही ये है ना, सिखों में भी मॉडरेट वर्सेस मिलिटेंट्स, उनका मॉडल ही ये है कि 2 डिवाइड एंड रूल, last Englishman to rule India. That is their model. And first of all, Congress today has उनकी कोई अथॉरिटी ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ बोलने की, क्योंकि 62 में पंडित नेहरू पूरा नॉर्थ ईस्ट चाइना को खो चुके थे। चाइना वॉज गोइंग टू टेक इट ओवर, लेकिन चाइना की दया से आज भारत के पास नॉर्थ ईस्ट है, नेहरू जी की वजह से नहीं है, चाइना की दया से है। और उस समय नेहरू जी ने हजारों किलोमीटर लैंड अक्साई चिन के चाइना को दे दी। एंड ही सेड कि वहां पे तो घास भी नहीं उगती, क्या जी, तो उनको तो इंटरेस्ट नहीं था वो लैंड में। तो चाइना की दया से आज नॉर्थ ईस्ट हमारे पास है। तो घास तो फिर राजस्थान के रेगिस्तानों में भी नहीं उगती, तो वो भी हमें दे देना चाहिए था। फाइनली क्लोजिंग इट डाउन, इफ अ मैन रीड्स योर बुक, कि अगर कोई पढ़ता है व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, 4-5 पॉइंट ऐसे क्या हैं जो उसके दिमाग में बहुत क्लियर हो जाएंगे? देखिए, ये बुक ना मैंने स्पेशली यूथ के लिए लिखी है, जो आज करंट अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ते हैं, कि मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ते हैं, या सम खालिस्तानी अटैक समवेयर बाय खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स, या इकोनॉमी या इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। आज इन्फ्लेशन के नाम पे कांग्रेस वाले लोग बहुत ये उठाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ये है, इन्फ्लेशन ये है। इंदिरा जी के टाइम इट वाज 34.5% इन्फ्लेशन, 34.5%। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट करंट इश्यूज आज जो लोग देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, यूथ जिनको पता नहीं है कि कांग्रेस ने किस तरीके से देश चलाया है और किस किस टाइप के कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी, ये किताब उनको पूरा जिस्ट डिटेल में रिसर्च के साथ उन्हें दे देगी। ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ज़रूर पढ़ें ये किताब और इसको लें। इसकी जो अमेज़ॉन की लिंक होगी वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं और वहाँ पे बुक बाय कर सकते हैं। और ये बुक ज़रूर इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि आपको और हमको जो बहुत सारी जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री फज्ड हिस्ट्री पढ़ाई गई है, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई गई है, और ये
इतिहास में ऐसा ही होता है कि जो लोग इतिहास को टेम्पर करते हैं, टाइम को टेम्पर करते हैं, आने वाला वक्त, आने वाला जो समय होता है वो उनको टेम्पर कर देता है, उनकी एग्जिस्टेंस को टेम्पर कर देता है। तो करेक्ट हिस्ट्री जानने के लिए, करेक्ट पर्सपेक्टिव समझने के लिए, हमारी जो समस्याओं का जो मूल है, उन मूल में जाने के लिए ये प्रॉब्लम्स शुरू कहाँ से हुई और कांग्रेस के जो पाप आज हमें आपको दिखते हैं, ये इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे कैसे हुई। आप इस देश में कहते हैं ना कि जो भी इंसान चल रहा होता है अपनी लाइफ में कभी न कभी एक बार वक्फ की ज़मीन पे ज़रूर चला होता है भारत में। तो उसी तरीके से हमारी आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स में कहीं न कहीं कोई ना कोई हाथ कांग्रेस का ज़रूर है, हमारी आपके जीवन में भी और हमारे देश की समस्याओं में भी। तो उनको समझने के लिए आप व्हाट इफ़ देयर वाज़ नो कांग्रेस, ये बुक आप लें और पढ़ें और अपने लोगों को अवगत कराएं। इसमें आप जो सीखते हैं इसमें अपना ओपिनियन भी दें। और ट्विटर आईडी आप मेरी जानते हैं, अगर आप मेरे साथ अपना ओपिनियन साझा करना चाहते हैं इस बुक के बारे में तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं और प्रियम जी का जो ट्विटर हैंडल है वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। यू गाइस कैन गो एंड राइट हर ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। जय हिंद।